तो आज तारीख है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर के करंट में जितने भी हमारे देश के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें जितनी भी ऐसी खबरें हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। तो आज हम देखें द हिंदू के फ्रंट पेज पे, तो एक तो डेमोक्रेसी समिट को लेके आई है कि हमारे मोदी जी जो अभी पहली डेमोक्रेसी समिट यूएस में चल रही है वहाँ गए हैं और सोशल मीडिया को लेके उन्होंने वहाँ पे बात की है। एक फ्रंट पेज पे ये न्यूज है जो अंसाजे को लेके है जिनको यूके से यूएस लाया जा रहा है। एक 32 ओमिक्रॉन के जो इंडिया में केसेस आ गए हैं वो सारे के सारे माइल्ड सिम्टम के हैं, तो वो अच्छी बात है कि कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहा है। एक न्यूज़ आई है जो सेडिशन लॉ को लेके आई है कि हमारी केंद्र ने मना कर दिया कि सेडिशन लॉ को बंद करने का कोई सेंस नहीं बनता। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करने की बोल रही है सारे के सारे जितने भी उनके करिकुलम चल रहे हैं उनको लेके। और फिर एक गोवा को लेकर न्यूज़ है, एक दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर न्यूज़ है। तो बेसिकली हम बोलें कि आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए कोई जरूरी हो। एक पेज नंबर 8 पे न्यूज़ आई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेके कि हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बनाया था, उसको यूएनजीए का ऑब्जर्वर बना दिया गया, ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है। तो एक अच्छी बात है, अगर ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है तो इससे जितने भी पार्टनर कंट्रीज हैं सभी को फायदा होगा। और हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो 2015 में जो पेरिस में यूएनएफसीसीसी का जो समिट हुआ था उसमें फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बनाया था इसको। और इसका गुरुग्राम हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 124 मेंबर्स हैं इसके, बेसिकली 124 ज़्यादातर वही है जो यूएन के मेंबर्स हैं। और हम जानते हैं कि अगर यूएन की बात करें तो यूएन न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 6 ऑफिसेज हैं, 193 मेंबर्स हैं। एंटोनियो है जो इसके सेक्रेटरी जनरल है। और 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, जिस दिन चार्टर लागू हुआ था उसी से बना था यूएन। और अगर थोड़ी सी बात करना कि अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके और भी क्या चीज़ें करंट में चल रही हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2030 तक वो तकरीबन $1 ट्रिलियन देगा जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग देशों में। और वहीं हम जानते हैं जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई थी, हम लोग देखते हैं जनवरी 2018 में अबू धाबी में, तो उसमें भी इंडिया ने कहा था कि तकरीबन $350 मिलियन इंडिया देगा जो सोलर समिट्स वगैरह होंगी और जो सोलर के ऊपर देश काम करना चाहेंगे उनको। देखो बेसिकली इसमें ज़्यादातर इसका विजन क्या था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कि जितने भी ऐसे देश हैं जो कि इक्वेटर के आसपास आते हैं जहाँ पे सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं, वहाँ पे देखो बरसात भी ज़्यादा होती है, मरुस्थल भी वहाँ पे ही ज़्यादा पाए जाते हैं, वहीं पे भी सूरज की सीधी किरणें भी पूरे साल पड़ती रहती हैं। तो उनको हमारे मोदी जी ने सूर्य पुत्र कहा था और उन्होंने कहा था कि ऐसे देश अपनी यहाँ के सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो एनर्जी सोर्स के रूप में। तो दैट्स ऑल, इन्हीं सब को लेके ये सब काम चल रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है स्टबल बर्निंग को लेके कि अभी सेंटर से जो सवाल पूछा गया था अभी राज्यसभा में, तो उसमें हमारे मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि जो भी स्टबल बर्निंग होती है उसको हम लोग बायोफ्यूल में बदलने के लिए प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। तकरीबन 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा जिसमें 1 लाख हेक्टेयर का जो मैन्योर है उसको बायोफ्यूल में बदला जाएगा, जितनी भी पराली होती है उनको। और हरियाणा पंजाब में होगा बेसिकली। और स्टबल बर्निंग क्या होती है इसको लेकर अपन लोग बहुत बात कर चुके हैं पहले भी, कल परसों भी बात की थी, परसों एक एडिटोरियल था, किसी ने नहीं देखा हो तो जाके देख ले। और हम बात करें ना कि लोग कई बार कह देते हैं ना कि स्टबल में ऐसे ही छोड़ दें किसान दूसरी जगह खेती कर ले, तो ऐसे भी नहीं छोड़ सकते लंबे समय के लिए, क्योंकि वहां पे फिर टर्माइट अटैक हो जाते हैं तो उनकी फसलें बर्बाद होने लगती हैं। और एक चीज और इसमें आई है नई आज के में कि एक है गौथन्स करके एक मॉडल है, जो हम देखते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ मॉडल, गौथन्स करके, उसको अपनाया जा सकता है। अब ये मॉडल क्या है, बेसिकली एक 5 एकड़ का प्लॉट बना दिया जाता है पूरे गांव में, जिसमें इंसेंटिवाइज करती है सरकार, और सारे के सारे जितने भी स्टबल्स हैं वो सारे किसान अपने अपने लेके आते हैं और उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं उसी में से। तो जब सरकार इंसेंटिवाइज करती है तो किसान भी उस चीज़ को काम करने में पीछे नहीं हटते, वो भी क्यों जलाएंगे पराली। तो यो गौथम्स जो मॉडल है इसको पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। ये बात भी हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने राज्यसभा में कही है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, एक छोटी सी न्यूज़ है पेज नंबर 10 पे, कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जितना भी बजट है उसको लेके आई है कि तकरीबन 80% बजट, सोचो कितनी बड़ी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% बजट केवल और केवल मीडिया कैंपेन में ही चला गया, लोगों में अवेयरनेस फैलाने में कि लोग बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को बचाओ। तो उसके लिए काम कैसे होगा फिर
एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है बालकृष्ण दोषी को लेके। हम लोग जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं बालकृष्ण दोषी। हम आईआईटीज़ की बात करें, आईआईटी पुणे की बात करें, फिर हम आईआईटी बॉम्बे की बात कर लें, विद्याधर नगर की बात कर लें, तो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े आर्किटेक्चर बनाए हैं और यही नहीं इंटरनेशनली भी बनाए हैं। अमेरिका में भी काफ़ी बिल्डिंगें बनाई हैं उन्होंने। और जो पुणे में पैदा हुए थे बालकृष्ण दोषी बाय द वे, जो आईटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़े हुए हैं और पद्म अवार्ड भी है, पुलित्जर अवार्ड भी मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो अभी हाल ही में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के द्वारा जो रॉयल गोल्ड मेडल है 2022 का, वो बालकृष्ण दोषी को मिलने वाला है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आर्किटेक्चर का अवार्ड माना जाता है बाय द वे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है मैग्नस कार्लसन को लेके कि चेस चैंपियनशिप की अगर बात करें तो अभी चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी जो कि कल खत्म हो गई है। तो मैग्नस कार्लसन ने इयान नेपोमनियाशी को हरा दिया है और मैग्नस कार्लसन 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। तो बेसिकली हर 2-2 साल में होती है, तो अब तकरीबन 10 साल हो चुके हैं जो मैग्नस कार्लसन ही वर्ल्ड चैंपियन है। और पहली बार जब वो बने थे मैग्नस कार्लसन 2010 में, तब उन्होंने हम जानते हैं विश्वनाथ आनंद को हराया था चेन्नई में, और तब से वही वर्ल्ड चैंपियन है। एक और मैग्नस कार्लसन बाय द वे अगर पूछे कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। बस इतना ही हमें जानना जरूरी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है ऑपरेशन देवी शक्ति को लेके कि इंडिया ने अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन देवी शक्ति चला रहा था उसको लेके थोड़ा डाटा आया है कि तकरीबन 104 ऐसे अलग अलग लोग हैं जो इंडियन लोग थे, उनको अभी तक रेस्क्यू किया जा सका है अफगानिस्तान से। तो बस हमें जानना जरूरी है कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है। बस एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है यूएस को लेकर कि यूएस ने चाइना, बांग्लादेश और नॉर्थ कोरिया इन तीनों को ही ह्यूमन राइट्स सैंक्शंस इन तीनों पे ही ह्यूमन राइट्स सैंक्शन लगा दिए हैं। देखो, चाइना और नॉर्थ कोरिया पर क्यों लगाए हैं ये तो हम लोग जानते ही हैं। बांग्लादेश पे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसी एक्टिविटीज की हैं, इसलिए बांग्लादेश का भी नाम यहाँ पे इंटर कर दिया गया है। तो यूएस ने इन तीनों देशों पर लगा दिए हैं और साथ साथ में कनाडा ने भी कहा है कि यूएस ने लगाया तो हम भी लगाएंगे ह्यूमन राइट्स जो सैंक्शंस हैं। देखो, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला इन देशों पे, बट फिर भी एक ग्लोबली बेइज्जती टाइप की हो जाती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है निकरागुआ को लेकर। निकरागुआ बाय द वे एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और उसने अभी तक क्या था, ताइवान के साथ उसके टाइज चलते थे। उसने सारे के सारे ताइवान के साथ में टाइज तोड़ दिए हैं कल, और जो बीजिंग है उसका अलायंस बन गया है और वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर लिया है। और ये एक बहुत बड़ा बैकलैश है अगर देखा जाए ताइवान के लिए। निकरागुआ की माने तो मौना हुआ है जो वहाँ की कैपिटल है, डेनियल है जो प्रेसिडेंट है, और कोर्डोबा है जो वहाँ की करेंसी है, और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है 2028 के जो एलए ओलंपिक्स हैं उनको लेकर। तो जो ओलंपिक्स होंगे उसमें 3 खेल, एक तो मुक्केबाजी, दूसरा वेट लिफ्टिंग, और तीसरा जो हम देखते हैं मॉडर्न पेंटाथलॉन है। इन 3 खेलों को हटाने की बात की जा रही है किससे, ओलंपिक्स से। और इंडिया के लिए ये और ज़्यादा कंसर्न बन जाता है क्योंकि वेट लिफ्टिंग और मुक्केबाजी जैसे खेलों से इंडिया के ओलंपिक मेडल्स आते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। बेसिकली हटाए क्यों जा रहे हैं, ज़्यादातर डोपिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं खेलों में देखे जाते हैं, तो इस वजह से इन खेलों को हटाया जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह है चेन्नई की स्पंज सिटी को लेके। अब ये क्या है, ऐसा कहा जा रहा है कि चेन्नई में एक स्पंज सिटी को डेवलप किया जाएगा। बेसिकली एक एरिया होगा, जो एरिया चेन्नई में बनेगा, और जो चेन्नई में अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम आती है तो ये पूरे चारों तरफ से पानी को सोख लिया करेगा। ये अपने अंदर पानी सोखेगा, यहाँ पे टैंक बनाए जाएंगे, वाटर सीवेज पाइपलाइंस बनाई जाएंगी, मतलब ऐसे ही उसको डेवलप किया जाएगा पूरे पानी को चेन्नई को ये अपने अंदर ले ले और उसको बाहर निकाल दे। और ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है बाय द वे, 2000 में हम देखते हैं ये चाइनीज कॉन्सेप्ट है कि 2000 में चाइना ने भी ऐसी सिटीज बना रखी हैं अपनी बीजिंग वगैरह के पास में भी, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बेसिकली अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इंडिया में बात की जाए तो जो हृदय योजना है, जो अमृत योजना है, उनके तहत ही ये स्पंज सिटी को बनाया जाएगा चेन्नई में। अभी ये कॉन्सेप्चुअल है, अब देखते हैं कब बनती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेके कि उसने अभी एक डाटा लॉन्च किया है जिसमें कहा गया है कि 90% जो इंडियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि उनके जो कलीग्स हैं या उनके जो दोस्त हैं उनको वैक्सीनेशन होना चाहिए और उनको मास्क लगाना चाहिए। और अगर वर्ल्ड एवरेज से देखा जाए ना तो वर्ल्ड में केवल 71% लोग ही मानते हैं कि उनके कलीग्स को वैक्सीनेशन और मास्क लगाना चाहिए। इंडिया का एवरेज कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो इसमें यह देखने को मिला है कि कोरोना के प्रति इंडिया में ज़्यादा संजीदगी है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में इसको बनाया गया था, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, हम लोग जानते हैं। और देखो, ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है। देखो, मेन 5 रिपोर्टें हैं जिनका हमें नाम किसी भी एग्जाम के लिए जानना जरूरी रहता है, चाहे तुम यूपीएससी दे रहे हो या कोई भी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट,
ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये पांचों रिपोर्टें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च की जाती हैं और इन पांचों के नाम हमें याद रखना जरूरी होते हैं, और इन पांचों में रैंकिंग भी, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है। एक नेक्स्ट न्यूज है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा निकल के आई है कि जो पेंशन सिस्टम है, तो अभी क्या हुआ था ना, ग्लोबल पेंशन रैंकिंग आई थी हमारी, तो 43 कंट्री में हम लोग 40वें नंबर पे आए थे, बहुत पीछे थे। तो अभी मिनिस्टर जो हमारे लेवल मिनिस्टर है, उन्होंने साफ कह दिया है राज्यसभा में कि ये रिलायबल डाटा नहीं है, और हमारे यहाँ तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा है, इन लोगों ने केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर को, और ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखा ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देख के चलेगा ये वो फलान ढिकाने, तो उन्होंने पूरे डाटा को ही गलत बता दिया, पूरी ग्लोबल पेंशन रैंकिंग को ही गलत बता दिया है। अब देखो, इंडिया में अगर देखा जाए तो असली वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करती है, क्योंकि अगर हम बात करें 100% वर्कफोर्स में से, तो 42% तो एग्रीकल्चर में काम करती है, 32% सर्विस में और 20% मैन्युफैक्चर में। इसके बाद में जो 10-20-15% बचते हैं, वो लोग कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और उनमें भी सबको पेंशन नहीं मिलती। तो और हमारे यहाँ अगर देश में देखा जाए तो कौन पेंशन को रेगुलेट करता है, वो PFIDA करता है, बाय द वे, जिसके एक चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं, पूरी कमेटी करती है। और PFIDA केवल उस देश के 10-15% जो वर्किंग फोर्स है उसकी पेंशन को मैनेज करता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अगर देखा जाए ना, हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेके भी कोई पेंशन स्कीम होना बहुत जरूरी है, बट वो उतनी रिलायबल नहीं है, वो उतनी अच्छी नहीं है जिनके ऊपर लोग रिलाई कर सकें। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है US मैक्सिको बॉर्डर को लेके। हम जानते हैं कि ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाई थी मैक्सिको बॉर्डर्स को लेके, और दीवार वगैरह बनाने की भी बात की थी, और वहाँ पे हम देखते हैं माइग्रेशन कम भी हो गया था मैक्सिको से US का। अभी बाइडन ने आके, और हाँ, ट्रंप ने ये भी कह दिया था कि अगर किसी को लेना ही है US की तो पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट उसको परमिशन देगी, तब वो मैक्सिको का बंदा US की जो नागरिकता है वो ले सकता है। इस पूरे लॉ को किसने, बाइडन ने आते ही हटा दिया था, हमने देखा था। अब बाइडन इसको फिर से लागू करने वाले हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये लॉ जरूरी है, वरना माइग्रेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं USA की तरफ। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है पिंपरी चिंचवाड़ से लेकर, वहां की क्राइम ब्रांच को लेकर। अभी हुआ क्या है, पिंपरी चिंचवाड़ में नदी के पास में तकरीबन 550 ग्राम जो एम्ब्रियरिस है, बेसिकली फ्लोटिंग गोल्ड है, वो पाया गया है। अब ये एम्ब्रियस होता क्या है, फ्लोटिंग गोल्ड जो वॉमिट होती है, व्हेल की वॉमिट, वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी बिकती है, उसको ही एम्ब्रियस बोला जाता है या फ्लोटिंग गोल्ड बोला जाता है। अब सोचो, 1 किलो व्हेल की जो वॉमिट होती है वो तकरीबन 102 करोड़ की बिकती है, और वजह कि उससे परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं। तो इंडिया में ये इलीगल है कि तुम व्हेल की वॉमिट वगैरह है वो केवल सरकार ही बेच खरीद सकती है, तो कोई आम इंसान नहीं बेच खरीद सकता। तो पिंपरी चिंचवड़ में पहली बार ये मिली है, तो बस न्यूज में था तो मैंने सोचा कवर कर लें। और इलीगल ट्रेडिंग भी है इंडिया में तुम रख नहीं सकते वेल वॉमिट, ना ही तुम उसको बेच खरीद सकते हो, लेकिन हम देखते हैं तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र इन साइड में होती है फिर भी इलीगल ट्रेडिंग। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है उत्तर प्रदेश से, कि अभी जो सरयू कैनाल प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर दिया गया है, बलरामपुर से हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो तकरीबन 9,802 करोड़ का है। इसमें 4 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है उसको फ्लड से निजात मिलेगा कहा जा रहा है, और इस पूरी कैनाल से लोगों को पानी में भी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, लोगों तक पानी भी पहुंचेगा, और जितना भी रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग भी की जा सकेगी। और तकरीबन 6500 किलोमीटर की है ये पूरी कैनाल बनेगी। और बाय द वे देखो, सरयू कैनाल प्रोजेक्ट अभी का नहीं है, 1978 में शुरू किया गया था, तब उसको कुछ बनाया गया था, फिर 86 के बाद थोड़ा बनाया गया था, और अब 21 में ये लोग फिर से और आगे बढ़ा रहे हैं उसी को। और जो पहले बना हुआ है उसको दोबारा से भी बनाएंगे कहा जा रहा है उसको भी, अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है चिली को लेके, कि चिली में सेम सेक्स जो मैरिजेस हैं उनको अलाउ कर दिया गया है, कल बिल पास हो गया है, तो वही ये सेम ह्यूमन राइट्स को लेके। और हाँ, बाय द वे, इसी से मुझे याद आया कि इंडिया में जो आर्टिकल 377 हटा था, जब LGBTQ कम्युनिटी को साथ में संबंध रखने से या साथ में कपल के रूप में रहने से डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था 2018 में, तब लोगों को, बहुत से लोगों का ये मानना है इंडिया में कि डीक्रिमिनलाइज हो गया है, तो इसका मतलब है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो गई। बाय द वे, इंडिया में ये सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं है, बस तुम साथ में कपल के रूप में रह सकते हो, ये अलाउ है। तो दैट्स ऑल।
एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो मणिपुर से आई है। तो मणिपुर की जो टीम है उसने अभी सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है वो जीत ली है। तो बस एक छोटी सी न्यूज़ थी। और एक आज की आखिरी न्यूज़ की बात करें तो वही है एट होम इन द यूनिवर्स को लेके। ये एक किताब है जो कि हम जानते हैं बालकृष्ण माथुर, उनकी ऑटोबायोग्राफी है बी के माथुर की। तो ये लॉन्च की गई है एट होम इन द यूनिवर्स, हमें नाम याद रखना जरूरी है। तो आज की न्यूज़ तो यही खत्म होती है। एक एडिटोरियल आया है, छोटा सा एडिटोरियल है, एक ही एडिटोरियल जो इंडियन एक्सप्रेस में आया बाय द वे, अच्छा है। यह है लोकतंत्र को लेकर। अभी देखो हुआ क्या है। लोकतंत्र क्या होता है, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में हर एक पर्सन को, तो कहा जाता है एवरी पर्सन इज ए स्पेशल, जिसमें लोगों को स्पेशल फील कराया जाता है कि हाँ तुम खुद से अपने लिए चीजें चुन सकते हो, तुम्हें बाल कैसे रखने हैं, तुम्हें खाना क्या है, तुम्हें घूमना कैसे है, तुम्हें पहनना क्या है, तुम्हें ओढ़ना क्या है, तुम्हें कौन से कल्चर को अपनाना है। यह लोकतंत्र है। वहीं इसमें जब स्टेट इंटरफेयर करता है तो उसको किस हद तक करना चाहिए, स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए रेगुलेट करने के लिए चीज़ों को, लेकिन लोगों की पर्सनल चॉइसेस पे स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वरना देश में डेमोक्रेसी खत्म होती है। और यही वजह है आज हम लोग पार्शियल डेमोक्रेटिक बन चुके हैं। हुआ क्या, अभी एक इंस्टेंस हुआ कि गुजरात में म्यूनसिपैलिटी ने काफ़ी ऐसे वेंडर्स हैं जो रोड किनारे अपने ठेला वगैरह लगाते थे और वो लोग अंडे मुर्गे ये सब चीज़ बेचते थे। तो हुआ क्या, कुछ वेजिटेरियन लोग हैं जिनका मन विचलित हो रहा था, ऐसा कहा गया। और ये कहते हुए म्यूनसिपालिटी ने उन वेंडर्स से कह दिया कि अपने तुम्हें ये जितने भी वेंडर्स अपने ठेले वगैरह लगाए हैं इन सबको हटाना पड़ेगा। इन सबको लेके वो सारे के सारे गुजरात हाई कोर्ट में चले गए, क्योंकि ये तो राइट टू वर्क और एक तरीके से बोला जाए ना कि फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम है हम क्या खा सकें, राइट टू चॉइस के भी विरुद्ध चला गया ये पूरा फैसला। तो वो लोग चले गए सीधे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने सीधा ये फैसला दिया है कि हम किसी के भी खाने में कि किसको क्या खाना है ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप। ये कहा है वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज के जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनको बुला कहा है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसको क्या खाना है। आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, आप बात करते हैं हम लोगों को मॉडर्न होना है, हम लोगों को लिबरल होना है, हम लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है, तब आप ऐसी चीजें लोगों पे कैसे इंपोज कर सकते हैं। चॉइस इज एट द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहा गया है वहां की हाई कोर्ट के द्वारा कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम का क्रक्स होता है चॉइस। और तुम लोग ओवर एंथुसियास्टिक होके उस चॉइस को खत्म नहीं कर सकते, चाहे तुम उसको केवल किसी एक रिलीजियस सेंटिमेंट से ही क्यों ना जोड़ रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ ये है ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे मान लो हिंदू कम्युनिटी है, तो एंशियंट टाइम से हिंदू कम्युनिटी में क्या होता था, लोग नॉन वेज नहीं खाते थे। ज्यादातर लोग, काफी जगह खाते भी थे, काफी जगह नहीं खाते थे, ज्यादातर लोग नहीं खाते थे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। तो ये माना जाने लगा कि हाँ एक कम्युनिटी है जो बिल्कुल ही मांस मच्छी ये सब खाती है, और एक कम्युनिटी है जो बिल्कुल सात्विक है। ऐसा नहीं है। तुम्हें आजकल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और बढ़ गई है। हम सामुदायिक भावनाओं को लोगों के राइट टू चॉइस के बीच में नहीं ला सकते, और किसी के धर्म से वह वेजिटेरियन होगा या नॉन वेजिटेरियन होगा इसको जोड़ के नहीं देख सकते। देखो इसमें कुछ सब्जेक्टिव व्यूज भी आते हैं। हो सकता है कि उसका मन विचलित होता हो उन चीजों को देख के, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको तुम राइट टू चॉइस के बीच में लाके किसी का धंधा बंद नहीं करवा सकते। एंशियंट कल्चर को आप मॉडर्न इंडिया में प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में और ज्यादा विविधता बढ़ गई है, और समय के साथ में बदलना जरूरी होता है अगर हमें सामाजिक समानता की आवश्यकता है तो। देखो पब्लिक स्पेस जो होता है ना, उसको सेंटर को कंट्रोल करना चाहिए, स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट लोगों की पर्सनल चॉइस में आप इंटरफियर ना करने लगे। ये भी देखना चाहिए कि आप कंट्रोल करते करते कहीं लोगों की पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल स्पेस में तो नहीं घुस गए हैं। और पर्सनल चॉइसेस को अगर आप कंट्रोल करने लगे हैं तो आप देश में डेमोक्रेसी को खतरा पहुंचा रहे हैं। भैया ना, हम बात करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी को बढ़ाना जरूरी है। लोगों को एजुकेशन दो ना, लोगों को एजुकेशन दो, लोगों को स्टडी करवाओ, लोगों को बुद्धि दो, एक तरीके से कहा जाता है, लोगों को अवेयरनेस दो। फिर लोगों को जो भी चुनना है वो चॉइस उनकी खुद की होनी चाहिए, ना कि स्टेट उन्हें आगे बताए कि नहीं इस जगह पे केवल वेजिटेरियन खाना खा, इस जगह पे जो लोग रहेंगे वो केवल वेजिटेरियन खाएंगे, इस जगह पे जो लोग रहेंगे वो केवल नॉन वेजिटेरियन खाएंगे। इस स्पेस में कभी भी स्टेट को एंटर नहीं करना चाहिए, वरना वो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन करता है। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 11 दिसंबर की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।